चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक संयुक्त राष्ट्र का मूल्यांकन। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी कुछ तथ्य, कुछ कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के ऐसे हैं जिनको आधार मानकर हम उनका उचित और अनुचित मूल्यांकन कर सकते हैं, पक्ष और विपक्ष में तर्क दे सकते हैं और उसकी सत्यता और सार्थकता को जांच सकते हैं। परिचय है इसके बारे में। प्रथम महायुद्ध के बाद समाप्त होने के बाद राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ। इसका निर्माण इसलिए हुआ ताकि द्वितीय विश्व युद्ध को रोका जाए, लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही असफल हो गया। क्यों? क्योंकि यह अपने उद्देश्य यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में नाकाम या विफल रहा। दूसरे महायुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई ताकि भविष्य में तीसरे युद्ध को रोका जा सके। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से लेकर अब तक मानव जाति की भलाई के लिए अनेक कार्य किए हैं। उसमें उन्होंने कुछ सफलता मिली है और कुछ में उसे विफलता का मुंह भी देखना पड़ा है। राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी अनेक अधिकारों पर उन्होंने लेखनी चलाई है। अनेक पक्षों पर उन्होंने चर्चा की है। इनके सुधार के लिए काम किया है। महिलाओं और बच्चों और मनुष्य को बीमारियों व मुसीबतों से मुक्ति दिलाने के लिए सफलताओं का काम किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विश्वव्यापी संस्था के रूप में कोई भविष्य नहीं है। यह तो वही है कि राष्ट्र संघ की भांति यह एक दिन विफल हो जाएगा। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य ध्येय राजनीतिक समस्याओं का समाधान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की हर प्रकार से प्रोत्साहन देना है। यद्यपि यह संघ सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए ही नहीं, लेकिन इसकी सफलता का, इसके कार्यों का मूल्यांकन उसके राजनीतिक कार्यों की सफलता पर ही निर्भर करता है। यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को मूल्यांकन किया जाए तो उसमें राजनीतिक कार्यों को महत्व दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख विशेषता यह है कि वह अपने देशों को वार्तालाप में व्यस्त रखता है। वह जितनी देर तक उनसे बातचीत करता है उतनी देर तक युद्ध को टालने की संभावना बनी रहती है। संयुक्त राष्ट्र की सफलता का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। संयुक्त राष्ट्र के कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर राजनीतिक कार्य और राजनीतिक कार्य, दो भागों के आधार पर हम इनका मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले है गैर राजनीतिक कार्य। फर्स्ट पॉइंट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। राष्ट्र संघ विश्व के संप्रभु राष्ट्रों का संघ था। इसमें राष्ट्रों ने ही इसके मूल्यांकन की बात की थी। इसने मूल्यांकन से ही गैर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्र संघ विश्व के संप्रभु राष्ट्रों के द्वारा बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राज्यों के आपसी स्थितिक स्वार्थों में होने वाले टकराव को रोकने की स्थापना करता है। लेकिन इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का आरंभ हम संयुक्त राष्ट्र के संघ के लोग, यह राज्यों से अतिरिक्त समस्त विश्व के व्यक्ति को मानव की इकाई मानकर आगे बढ़ता है। यही कारण है कि राष्ट्र संघ की स्थापना मानव को इकाई मानकर की गई है।
आज तक इस संस्था ने आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी अनेक क्षेत्रों में क्या है बहुत सराहनीय सहयोग दिया है। इसी आधार पर सभी नए राष्ट्रों को सबसे पहले यह प्रबल इच्छा होती कि वह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बने। सितंबर 1991 में 7 नए राज्यों ने संघ में प्रवेश लिया। 1992 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 178 हो गई और आजकल इसके सदस्यों की संख्या लगभग 193 पहुंच गई है। सभी सदस्य राष्ट्र इसका सदस्य बनना अपने गौरव का विषय समझते हैं। मानव अधिकार। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है और संपूर्ण अधिक विकास करना है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब मानव को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अधिकार मिले। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ सभी व्यक्तियों के समान अधिकार प्राप्त करने को क्या है मान्यता देता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था 10 दिसंबर 1939 को मानव अधिकारों की घोषणा की है। मानव अधिकार घोषणा को तुरंत बाद विश्व में विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा, दास प्रथा का उन्मूलन, बेगार कानून के समक्ष समानता, सरकारी कार्यों में भाग लेने का अधिकार, आजीविका प्राप्ति का अधिकार, संस्था बनाने का अधिकार, महिलाओं को भी समानता का अधिकार मानव को मूल सिद्धांतों को लागू करने पर विशेष बल दिया है। दक्षिणी अफ्रीका की रंग भेद नीति का इसने खुलकर विरोध किया क्योंकि ये क्या है मानव अधिकारों पर कलंक थी और उसे समाप्त करने के लिए अनेक प्रस्तावों के द्वारा दक्षिणी अफ्रीका की सरकार पर दबाव डाला है। अब दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने इसे क्या समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है निःशस्त्रीकरण। अणु अस्त्रों के विस्तार को रोकने के लिए जलाशयों में अणु शक्ति परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1968 में परमाणु शस्त्र प्रसंग निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने से उसे बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है। 100 से अधिक राष्ट्रों ने परमाणु अस्त्र प्रसार निषेध संधि पर हस्ताक्षर करके अणु बम न बनाने की घोषणा की है। सभी राष्ट्रों को अणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों में करने के लिए सहमत किया गया। फिर भी यह मामला समानता पड़ रहा है कि पूर्णतः निःशस्त्रीकरण नहीं हो पाया, लेकिन काफ़ी सफलता मिली है। 1991 में इराक कुवैत युद्ध के बाद, जिसमें इराक को कुवैत का कब्जा कर लेना पड़ा, इसकी परिषद में अनेक प्रस्तावों के आधार पर प्रतिबंध लगाकर उसे रासायनिक एवं आणविक हथियारों की रोक पर क्या है प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका और सोवियत संघ ने भी अपने 50% हथियारों के विनाश की संधि पर हस्ताक्षर किए। शीत युद्ध की समाप्ति के कारण भी क्या है इसके अप्रसार संधि को होड़ को समाप्त कर दिया गया। हथियारों की जो होड़ लगी हुई थी उस पर सहमत हो गए। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत अमेरिका और रूस दूर तक मार करने वाले शस्त्रों के खिलाफ विनाश करने पर सहमत हो गए। अप्रैल 1992 में यूक्रेन ने घोषणा की कि वह स्टार्ट का पालन करेगा। नेक्स्ट है परमाणु शक्ति का शांतिमय उद्देश्यों के लिए प्रयोग। संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इस शक्ति का प्रयोग शांतिमय उद्देश्यों के लिए किया जाए, न कि युद्ध के लिए। इस सम्मेलन में अणु शक्ति उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले विचार विमर्श किया गया। इस आंदोलन में 73 देशों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। परमाणु शक्ति को विकसित कार्य के लिए प्रयोग करने के संबंध में 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति अभिकरण की स्थापना की गई, जिसमें परमाणु शक्ति को शांतिमय उद्देश्य के प्रयोग के लिए विचार विमर्श करने के लिए 1958 से 1964 के बीच जनेवा में एक सम्मेलन बुलाया गया। आजकल संयुक्त राष्ट्र इस बात पर अत्यधिक जोर दे रहा है कि अणु शक्ति का प्रयोग
भयानक युद्धों या युद्धों के परमाणु हथियारों में प्रयोग न होकर शांतिपूर्वक कार्यों में, गरीबी को दूर करने में, भूखमरी को दूर करने में, मानवता की भलाई में इसका प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिक्ष का मानव कल्याण के लिए प्रयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात पर जोर देता है कि आकाश का, आसमान का शांतिपूर्ण कार्यों में इस्तेमाल किया जाए, न कि सैनिक उद्देश्यों के लिए। इस प्रयास में उन्होंने 1960 और 66 के बीच महासभा में 6 प्रस्ताव पास किए, जिसका उद्देश्य था कि मानव कल्याण से जोड़ना, सभी राज्यों को बिना भेदभाव के अंतरिक्ष खोज का लाभ देना, और इस आशा प्रकट हुई है कि संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष की खोज के लिए केंद्र का कार्य करेगा। 1967 में अमेरिका व सोवियत संघ ने इंग्लैंड से एक संधि पर हस्ताक्षर की अपील की। उन्होंने स्वीकार किया कि अंतरिक्ष की खोज का मानव के कल्याण के लिए प्रयोग किया जाएगा। अंतरिक्ष को अपनी प्रभुसत्ता के अधीन करने का प्रयत्न नहीं करेगा। 1968 में वियना में अंतरिक्ष संधि के उपयोग के लिए एक संयुक्त राष्ट्र और एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय खोज की वृद्धि पर बल दिया गया और अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है बच्चों की सहायता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के भरपेट भोजन के लिए, उनको कुपोषण से बचाने के लिए, खासकर पिछड़े और विकासशील देशों की हालत बहुत गंभीर है। ऐसे देशों में अधिकतर बच्चे क्या है, पौष्टिक भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, और बाल निधि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पौष्टिक भोजन कल्याण के लिए पिछड़े देशों की काफ़ी सहायता कर रहा है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा मध्य पूर्व के अनेक देशों में इस संस्था ने ऐसी कार्य किए हैं। 1965 में यूनिसेफ को बच्चों की सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है शरणार्थियों की समस्या। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में फिलीपींस के बंटवारे के फलस्वरूप लाखों अरबी और यहूदी बेघर हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता और कार्य एजेंसियों ने इस शरणार्थियों की बसाने में काफ़ी योगदान दिया है। इस संदर्भ में शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई ताकि शरणार्थियों को पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है आर्थिक और तकनीकी सहायता। संयुक्त राष्ट्र मुख्य रूप से अनेक आर्थिक संगठनों के सहयोग से विभिन्न राष्ट्रों के, विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पिछड़े हुए देशों को महायुद्ध में जो नष्ट हुए राज्यों के पुनर्निर्माण में आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस क्षेत्र में आर्थिक व सामाजिक परिषद, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 100 से अधिक राज्यों ने इन कार्यक्रमों में अधीन सहायता प्राप्त की है तथा कर रहे हैं। अनेकों संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक पुनर्निर्माण की गतिविधि संयुक्त राष्ट्र संघ के निःशस्त्रीकरण और राजनीतिक कार्यों का खरगोश अभी झपकी ले रहा है, जबकि उसके अंतर्गत चलने वाली एजेंसियां सहायता सहयोग का कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कानून का संग्रह और विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत विभिन्न विधि विकास में सहायता पहुँचाने के नियमों और संहिताकरण को महत्वपूर्ण काम किया गया है। इसमें सामूहिक कानून संबंधित 4 अभिविषयों, राजनीतिक प्रतिनिधियों और वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के सम्मेलन इन संबंधों में जुड़े। 1961-63 में वियना अभिविषयों, राज्य विहीनता में हालात में कमी और वियना अभिकरणों में राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध तथा सहयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के घोषणा पत्र में स्वीकार किए गए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र महासभा और अनेक निर्णयों का संग्रह किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून विकास में सहयोग प्राप्त हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय विधि की संहिताकरण में भी योगदान मिला। नेक्स्ट है पराधीन देशों की स्वतंत्रता।
संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रमुख सिद्धांत है कि दूसरे देशों को अवश्य स्वतंत्र करना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के ऐसे बहुत से देश थे जो किसी न किसी साम्राज्यवादी देश के अधीन थे। वह धीरे धीरे क्या है, स्वाधीन होते गए, स्वाधीनता प्राप्त कर ली। ट्रस्टशिप परिषद के प्रयत्नों के कारण अनेक देश स्वतंत्र होने लगे, जिसमें चुकोस्लोवाकिया, लीबिया, कांगो, नाइजीरिया, घाना, कैमरून, मॉरिशस, ट्यूनीशिया इत्यादि हैं। 1990 नामीबिया भी दक्षिण अफ्रीका की रंग भेदी के चुंगल से क्या हो गया, आज़ाद हो गया। नेक्स्ट है स्वास्थ्य में सुधार। संघ की विभिन्न एजेंसियां प्रयासों से अनेक नशीली वस्तुओं पर पाबंदी लगाई गई है और अनेक रोगों, चेचक, कोढ़, टीबी, अनेक बीमारियां, यहाँ तक कि आजकल पोलियो और कोरोना काल में भी इस संस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सदस्य देशों तक इस रोगों की रोकथाम के उपाय किए हैं। नेक्स्ट प्राधीन सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रगति। यूनेस्को, इसकी स्थापना 1946 में अपना कार्य आरंभ करके यूनेस्को की स्थापना की गई। इसके 120 से अधिक राज्यों में विशेषज्ञ भेजकर शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास में सहायता पहुंचाई, खासकर उन देशों के निवासियों के जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में और 10 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जातीय दशक मनाकर इसे प्राकृतिक जन स्रोतों के उचित उपयोग के सुधार की दिशा में अच्छा काम किया। सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने सहयोग बढ़ाया। यूनेस्को ने सभी राष्ट्रों को अपने निवासियों के बीच मैत्री सद्भाव संबंध बढ़ाने में सफलता प्राप्त करी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य तथा व्यापार का विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और विकास में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। 1964 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय विकास बाजार संगठन स्थापित किया, जिसके द्वारा स्वीकार किया गया कि इसके 3 भाग हैं। पहला भाग व्यापार तथा विकास संबंधी सम्मेलन। इसका पहला सम्मेलन 1964 में जनेवा में हुआ। 12 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का एक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन में निर्णय को लागू के लिए एक व्यावहारिक विकास बोर्ड सचिवालय की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 1968 में दिल्ली तथा तीसरा अधिवेशन 1972 में दक्षिण अमेरिका के सांटियागो शहर में तथा चौथा सम्मेलन 1976 में नैरोबी में हुआ। इनमें पिछड़े हुए देशों के माल के निर्यात में वृद्धि, उन्हें कुछ विशेष सुविधाओं से ऋण देने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय संबंधी विचार विमर्श करने, संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास कार्य के लिए सम्मेलन होते रहते हैं। इन सम्मेलनों में पिछड़े तथा विकासशील देशों को काफ़ी लाभ होता है। श्रमिकों की भलाई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मजदूरों की दशा सुधारने के लिए महत्वपूर्ण और सराहनीय काम किए गए हैं। मालिकों और मजदूरों के झगड़ों को सुलझाया है और उनके काम के वेतन के घंटे, काम के घंटे निश्चित किए हैं। क्षतिपूर्ति के उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी कैसे हो संबंधित नियम बनाए हैं। उन्हें श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य और उनके बेरोजगारी को दूर करने में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम। भूख तथा भोजन की समस्याओं को दूर करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने FAO, यह क्या है, खाद्य कृषि संगठन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या, भूखमरी से गरीब देशों को बचाना, बाढ़, प्राकृतिक आपदा, भूकंप आदि के कारण खाद्य आवश्यकता को पूरा करना। खाद्य एवं कृषि संगठन विश्व की कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक तरह की खोजें करता है और पिछड़े देशों की सहायता करता है। 1960 में खाद्य एवं कृषि संगठन ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य विशिष्ट अभिकरणों के सहयोग से एक आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य विश्व में मनुष्यों को भूख व कुपोषण की समस्याओं से बचाना था।
इस आंदोलन को में प्रोत्साहन देने के लिए 80 से भी अधिक देशों ने राष्ट्रीय समितियां स्थापित की गई। नेक्स्ट है स्त्रियों की स्थिति में सुधार। विश्व में अधिकांश देशों में क्या है, स्त्रियों की दशा बहुत शोचनीय थी और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें उपभोग की वस्तु माना जाता था और स्त्रियों की स्थिति को सुधारने तथा उन्हें समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1973 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया। उस वर्ष समस्त विश्व में स्त्रियों के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विकास के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए। 7 दिसंबर 1975 को संयुक्त राष्ट्र की समिति और 1985 में दशक में स्त्रियों के दशक को घोषित किया गया। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का भरसक प्रयत्न किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रमिक औरतों के स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया। श्रमिक औरतों को व्यापारिक प्रशिक्षण दिया गया तथा उन्हें समान काम के लिए समान वेतन दिया जाने लगा। नेक्स्ट है जातीय भेदभाव के विरुद्ध। संयुक्त राष्ट्र संघ जातीय भेदभाव को समाप्त करना चाहता था। संयुक्त राष्ट्र विश्व के सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव के क्या मानव अधिकारों के पक्ष में है। संसार के किसी भी देश में जब भी जातीय भेदभाव किया गया तब संयुक्त राष्ट्र ने क्या उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई है। राष्ट्र संघ ने दक्षिणी अफ्रीका की जातीय रंग भेद नीति का खड़े शब्दों में क्या आलोचना की है और उन्होंने अनेक प्रस्ताव तथा दक्षिणी अफ्रीका की जातीय नस्ल भेद नीति के विरुद्ध क्या है आंदोलन छेड़ा और एक जनमत तैयार किया और आखिर में दक्षिणी अफ्रीका को सरकार को झुकना पड़ा और इस रंग भेद की नीति को क्या है समाप्त करना पड़ा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र और विश्व जनसंख्या। संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने में ली, क्योंकि जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इससे गंभीर समस्याएं पैदा हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी की समस्याएं पैदा हो रही हैं। 1974 में संयुक्त राष्ट्र का विश्व जनसंख्या सम्मेलन बुडापेस्ट में हुआ। इस सम्मेलन में 148 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में विश्व में के लिए उपायों का विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार से देशों से अपील की गई कि ऐसी नीति अपनाई जाए जिससे जनसंख्या की दर काफ़ी कम हो जाए। विश्व जनसंख्या रोकने के लिए वह अन्य सम्मेलन चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ। इस सम्मेलन में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय पर विचार विमर्श किया गया। नेक्स्ट है जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष। जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष। इस संघ ने जातीय भेदभाव के विरुद्ध क्या है अनेक प्रकार का संघर्ष किया है। नेक्स्ट है अपाहिजों की सहायता। अपाहिजों की सहायता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपंग और अपाहिज लोगों के लिए क्या है सहायता की सराहनीय कार्य किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से 1981 के वर्ष को अपाहिजों का वर्ष घोषित कर दिया। उन्होंने अपाहिजों के लिए बच्चों और अपाहिज पुरुषों व महिलाओं के लिए जो 1/3 संख्या अपाहिज बच्चों की है और 80% से विकासशील देशों में रहते हैं, अपाहिजों की सहायता के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए। इस कार्यक्रम में व्यवहारिक रूप देने के लिए 127 देशों में राष्ट्रीय समितियों का विकास किया गया। नेक्स्ट है विश्व जनमत का बैरोमीटर। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में वाद विवाद से विश्व जनमत का पता चलता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा को पहले अंतर्राष्ट्रीय बाल विवाद समिति कहा जाता था, अब विश्व संसद के नाम से इसे पुकारा जाता है। महासभा विश्व के जनमत के लिए क्या ढिंढोरा पीटने वाली संस्था है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की तुलना में एक ऐसी संस्था है जो लड़ने वाले बच्चों के झगड़ों का निपटारा करने का प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा विश्व का दर्पण है, यानी किसी भी विवाद को मापने का क्या पैमाना है। इसमें संसद में उस पर खुले रूप से बहस होती है। नैतिक दबाव। संयुक्त राष्ट्र क्या है एक शक्तिशाली साधन है। संयुक्त राष्ट्र इस बात पर बल देता है कि
आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं और कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय सदस्य जो शक्तिशाली देश संयुक्त राष्ट्र के नैतिक प्रभाव से नहीं बच सकता। कहने का अभिप्राय है, जब संयुक्त राष्ट्र आक्रामक देश के नापाक इरादों को क्या का पर्दाफाश करता है तो संयुक्त राष्ट्र के नैतिक प्रभाव के कारण सोवियत और ब्रिटेन स्वेज नहर के क्षेत्र में अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी। यदि कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के निर्णय को मान से स्वीकार कर देता तो विश्व के सभी राष्ट्र उसकी दृष्टि से गिर जाता है। कोई भी राष्ट्र विश्व जनमत को अपने विरुद्ध नहीं देखना चाहता, अतः संयुक्त राष्ट्र के नैतिक प्रभाव के कारण समस्याओं का समाधान हो जाता है। नेक्स्ट है उपनिवेशों की समाप्ति। संयुक्त राष्ट्र ने साम्राज्यवाद का विरोध किया है। यह संस्था विश्व में उपनिवेश के समाप्त करने के प्रभाव में रही है। इस संस्था का विश्वास है कि राष्ट्रों को लोगों के आत्मनिर्णय का अधिकार देना चाहिए। 1960 में महासभा ने 24 सदस्यों की एक समिति ने इस लक्ष्य उपनिवेशों को अंत करना है। इस समिति में विभिन्न उपनिवेशों का निरीक्षण करते था। इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट महासभा को भेजती है। नेक्स्ट है राजनीतिक संकटों का समाधान। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य तीसरे महायुद्ध को रोकना, शांति व सुरक्षा की स्थापना करना है और आने वाले समय में विश्व में आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, शोषण के चुंगल से निकलवाना तथा मानवता के हर संभव सेवा करना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के राजनीतिक कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा उसको प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन जनमत संघ के कार्यों को मूल्यांकन उसके राजनीतिक कार्यों की सफलता के आधार पर करता है। यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को राजनीतिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य में सफल हो जाती है तो उसे ही क्या है, महत्वपूर्ण माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार यह निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अनेक बार हमारे बार बार पैदा होने वाले संकटों को युद्ध में परिवर्तन होने से बचाया है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अब रखे गए प्रमुख राजनीतिक विचारों का उल्लेख करेंगे। फर्स्ट है रूस ईरान विवाद। संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष पहला मामला रूस ईरान विवाद आया, जो ईरान के एक प्रांत पर सोवियत सेनाओं ने क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया। 19 फरवरी 1946 को ईरान की सुरक्षा परिषद की शिकायत पर रूस पर ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया और ईरान प्रांत में रूसी सेना की उपस्थिति को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बताया गया। दोनों के बीच वार्ता शुरू हो गई, लेकिन इसका सफल हल नहीं निकला और अंत में सुरक्षा परिषद सोवियत संघ की प्रार्थना को ही वह 6 मई 1947 तक ईरान की सेनाएं वापस करा ले। इस बीच दोनों देशों में आपसी समझौता हो गया। यह महासचिव के बताया कि सुरक्षा परिषद को अब एक विषय के कुछ भी नहीं करना है। 21 मई 1946 को मॉस्को में घोषणा के सोवियत संघ सेनाएं 9 मई को ईरान खाली कर चुकी हैं। यद्यपि सुरक्षा परिषद को ईरान संकट समय कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, फिर भी उसके समाधान रूसी विरोधी लोकमत जागृत कर दिया, जिससे सोवियत संघ को झुकना पड़ा। इस प्रकार यह पहला मामला उसके हस्तक्षेप से हल हो गया। कश्मीर संकट। अगस्त 1947 में भारत उपमहाद्वीप में भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना हुई। ब्रिटिश सरकार ने क्या है, नई व्यवस्था दी थी कि कोई भी राज्य पाकिस्तान या भारत कौन से भी संघ में मिल सकता है, स्वतंत्र रहने का फैसला कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ज़बरदस्ती इससे अपने राज्य में मिलाना चाहता था, जिसके फलस्वरूप उसने 1947 में कश्मीर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और भारत ने मजबूर होकर विलय की नीति के तहत क्या है, कश्मीर को भारत में मिलाने का प्रस्ताव पेश किया महाराणा हरि सिंह ने, और इस पर भारत ने 1 जनवरी 1948 को भारत की यह मामला सुरक्षा परिषद को सौंप दिया तथा
अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर पराक्रमण स्वयं भारत पराक्रम है। 20 जनवरी 1948 को सुरक्षा परिषद ने एक मध्यस्थ आयोग नियुक्त किया। युद्धबंदी और जनमत संग्रह का कठिन कार्य सौंपा गया। आयोग के प्रयास से युद्ध विराम हो गया, लेकिन कश्मीर एक तिहाई भाग पाकिस्तान का आज भी कश्मीर पाकिस्तान पर कब्जा है। 1954 में कश्मीर सोवियत संघ ने कश्मीर को भारत के विलय का अनुरोध कर दिया। 1956 में राज्य में लिए एक नया संविधान स्वीकार किया गया और आज की सरकार ने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दी गया है। अब भविष्य में यहाँ पर शांति कायम होने की संभावना है, लेकिन पाकिस्तान बार बार कश्मीर को अपना अधिकारक क्षेत्र मानता है और बार बार क्या है, प्रशिक्षित आतंकवादियों को इसमें भेजता है। 1947, 1965 और 71 में पाकिस्तान ने युद्धों में कश्मीर मुख्य मुद्दा रहा है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया का प्रश्न। दूसरे महायुद्ध में इंडोनेशिया पर थाईलैंड का कब्जा था और राष्ट्रवादियों ने अपने यहाँ स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी, जिससे इंडोनेशिया में युद्ध शुरू हो गया। मामला सुरक्षा परिषद में पहुंचा और 1947 में सत्य सेवा समिति के प्रयासों से युद्ध क्या हुआ, विराम हो गया। लेकिन दिसंबर 1948 में थाईलैंड को पुनः इंडोनेशिया गणराज्य के विरुद्ध युद्ध कर दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति व अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा परिषद ने इन कार्यों का विरोध करते हुए थाईलैंड से कहा कि इंडोनेशिया को एक सर्वोच्च सत्ता संपन्न गणराज्य की स्थापना की जाए तथा इसे जुलाई 1949 तक शक्ति हस्तांतरित कर दी जाए। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए सेवा सत्य समिति ने परिवर्तन कर दिया गया। इसकी परिस्थितियों के फलस्वरूप 27 दिसंबर 1949 को इंडोनेशिया को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में मान्यता दी गई। इससे विदित होता है कि संघ को इस विवाद को हल करने के लिए काफ़ी सफलता मिली। नेक्स्ट है बर्लिन समस्या। 1945 में समझौते के अंतर्गत बर्लिन नगर रूस, फ्रांस और ब्रिटेन अमेरिका में विभाजित कर दिया गया और पश्चिमी बर्लिन मित्र राष्ट्रों पर नियंत्रण में था तथा पूर्वी बर्लिन रूस के नियंत्रण में रहा। सितंबर 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने सुरक्षा परिषद के शिकायत की कि सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन को नाकेबंदी करके अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अनादर किया है, लेकिन सुरक्षा परिषद ने सोवियत संघ द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग से कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने सोवियत संघ के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत चल पड़ी, जिसके फलस्वरूप समस्या का हल निकल गया। नेक्स्ट है कोरिया संकट। 25 जून 1950 को उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर क्या हमला कर दिया। दक्षिणी कोरिया ने सुरक्षा परिषद में यह मामला ले जाया गया, सैनिक सहायता की मांग की, लेकिन इस अपील को ठुकरा दिया गया। अंत में सुरक्षा परिषद के निर्देश के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की कमान के अधीन 16 राष्ट्रों की सेना ने दक्षिणी कोरिया को हस्तक्षेप कर दिया। सुरक्षा परिषद के निषेधाधिकार की समस्या को निरस्त करने के लिए महासभा ने क्या है, एक प्रस्ताव पास किया। 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के तहत शांति कायम करने की जिम्मेवारी उनके ऊपर थी और अंत में 1951 में दोनों पक्षों के युद्ध बंद हो गया। कोरिया के संकट का महत्व इस बात से अधिक है कि विश्व में इतिहास में यह पहला अवसर था जब संयुक्त राष्ट्र की संघ ने हमलावर राज्य के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत सैनिक कार्रवाई की थी। नेक्स्ट है फिलिस्तीन की समस्या। प्रथम महायुद्ध के बाद वह प्रदेश संरक्षण प्रदेश के रूप में ब्रिटेन से प्राप्त हुआ। दूसरे महायुद्ध के बाद ब्रिटेन ने 1947 में घोषणा कर दी कि वह इसका शासन चलाना कठिन है। अप्रैल 1947 में ब्रिटेन ने यह मामला महासभा के सामने रखा। महासभा द्वारा नियुक्त विशेष समिति ने 1947 में सिफारिश की कि फिलिस्तीन को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। एक भाग में अरब राज्य की स्थापना तो दूसरे भाग में यहूदी राज्य की स्थापना की जाए। फलस्वरूप यहूदियों ने इजराइल राज्य की घोषणा कर दी। बदले में इराक, लेबनान, जॉर्डन आदि अरब देशों ने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया। इजराइल का मुकाबला अरब नहीं कर पाए और 11 जून
1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि श्री बर्नार्ड के प्रयास से दोनों पक्षों में केवल 4 सप्ताह के लिए युद्ध विराम हो गया, लेकिन स्वयं बर्नार्ड 7 सितंबर को गोली के शिकार हुए। सुरक्षा परिषद के साथ कार्यवाही में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया। सुरक्षा परिषद में अमेरिका के प्रस्ताव रखा कि भारत और पाकिस्तान क्या है कश्मीर मध्यस्थता किया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र समझौता आयोग भी नियुक्त हुआ। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से फिलिस्तीन विभाजन की समस्या का समाधान हो गया। इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच संधि हो गई ताकि इस समस्या का समाधान हो पाया। तभी तक यह समस्या बनी हुई थी। नेक्स्ट है सवेज नहर विवाद। 1869 में सवेज नहर का निर्माण किया गया। कर्नल नासिर ने 1956 में सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 26 सितंबर 1956 को ब्रिटेन व फ्रांस में सारा मामला सुरक्षा परिषद के सामने रखा। 29 अक्टूबर 1956 को इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया। 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने भी मिस्र पर हमला कर दिया गया। 5 नवंबर 1956 को सोवियत संघ ने घोषणा कर दी कि ब्रिटेन, फ्रांस व इजराइल युद्ध को बंद कर दे, अन्यथा सोवियत संघ विवश होकर युद्ध में भाग लेगा। इस आधार पर ब्रिटेन व फ्रांस ने युद्ध बंद कर दिया और 7 नवंबर 1956 को महासभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजराइल अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। सवेज नहर के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं को तैनात कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के भरसक प्रयासों से मिस्र में युद्ध संकट को समाप्त करने में सफलता मिली। नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। दक्षिणी अफ्रीका सरकार काले और गोरे के मानने के भेदभाव के विरुद्ध थी। 1946 में संयुक्त राष्ट्र के महासभा ने अधिवेशन में भारत के यह उपस्थिति दर्ज करवाई कि अफ्रीकी सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है और खुलेआम वहाँ पर क्या है गोरे काले का भेदभाव कर रही है। इससे तीसरी दुनिया के देशों ने वहाँ तक भी मांग की कि इसे संघ की सदस्य से निकाल दिया जाए, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने निषेधाधिकार के कारण यह नहीं हो पाया। आखिर में दक्षिणी अफ्रीका की सरकार को हार माननी पड़ी और वहाँ पर क्या है नस्ल भेदभाव को समाप्त करने दिया गया और वहाँ लोकतंत्र सरकार अब कायम है। कांगो समस्या। संघ की सबसे कठिन परीक्षा कांगो में हुई, जिसमें संघ की सफलता प्राप्त हुई। जुलाई 1960 में कांगो में भीषण गृह युद्ध हुआ, जिसमें बेल्जियम का हाथ था। बेल्जियम ने बेल्जियम के लोगों की सुरक्षा का हवाला देते हुए कांगो को अपनी सेनाएं भेज दी। सुरक्षा परिषद ने भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सेना कांगो भेज दी। इस सैन्य बल से कांगो और बेल्जियम के बीच संघर्ष को रोक दिया। सितंबर 1962 में महासचिव हैमरशोल्ड कांगो में संघर्ष सेनाओं का नेतृत्व किया। बातचीत करने के लिए स्वयं कांगो गए और वहां वायु दुर्घटना में मारे गए। महासचिव थॉन अपने प्रयास जारी रखे और 1963 में कांगो में शांति स्थापित हो गई। नेक्स्ट है साइप्रस की समस्या। 13 अगस्त 1960 को साइप्रस ब्रिटिश शासन के मुक्त होकर गणराज्य बन गया। इसमें यूनानी और तुर्की जातियों के लोग थे। यूनानी लोग साइप्रस को यूनान के साथ मिला लेना चाहते थे, जबकि तुर्की लोग जाति के लोग इसे तुर्की के साथ मिला लेना चाहते थे। 1963 में यूनानी और तुर्कों के बीच जातीय संघर्ष शुरू हो गया। 1964 में संघ के हस्तक्षेप के बल पर यह भी सेना भेजकर इस पास हो गया और इसे भी अंतर्राष्ट्रीय साइप्रस का युद्ध विराम हो गया। नेक्स्ट है साम्यवादी चीन का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय में धारा 3 या 4 में सदस्य के प्रश्न प्रकार डाला गया। महासभा द्वारा 1971 के अधिवेशन में साम्यवादी चीन की संघ की सदस्यता से संबंधित एक बहुत ही जटिल समाधान किया गया, जिसमें पिछले 22 वर्षों चला समाधान हो गया। 26 अक्टूबर 1971 को साम्यवादी चीन को संघ की सदस्यता प्रदान करने के लिए ताइवान चीन को उससे निष्कासित करने का प्रस्ताव 36 मतों से 76 में स्वीकार किया गया। संघ के इतिहास में यह एक नए युग का सूत्रपात था। भारत पाक संघर्ष 1965 और 71। कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान 1965 में पुनः आक्रमण कर दिया। अगस्त 1965 में पाकिस्तान आक्रमणकारी भारत में युद्ध विराम रेखा को पार करके भारतीय सीमा में आए। अनेक दूसरे सैनिक कार्रवाई गुप्त रूप से की।
अंत में भारत को भी विवश होकर पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध छेड़ना पड़ा। 22 दिन तक घमासान के युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार हुई। 23 सितंबर 1965 को 3:30 बजे भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को प्रभाव के कारण पक्षपूर्ण रूप में अपनाया। सुरक्षा परिषद ने अमेरिका के प्रस्ताव रखा कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम करें तथा तुरंत अपनी सेनाएं पीछे हटा लें। सुरक्षा परिषद ने सोवियत संघ के द्वारा भारत के पक्ष में 24 घंटे के बाद 2 वीटो का प्रयोग किया। इस प्रकार असफल होने के बाद मामला महासभा में प्रस्तुत किया गया, जिसमें अमेरिका और उसके प्रवासी राष्ट्रों के फलस्वरूप युद्ध विराम पारित हो गया। ईरान इराक युद्ध 1980 और 98। ईरान ने इराक के सैनिक झड़पें तो पहले से होती रहती, लेकिन सितंबर 1980 में दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को स्वयं महासचिव के प्रयासों से ईरान संघर्ष का कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसी हालात में महासभा सुरक्षा परिषद ने युद्ध में खाड़ी तक सीमित रखने का क्या प्रस्ताव रखा और उसमें सफलता भी प्राप्त करी। 8 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। 1988 में युद्ध विराम के लिए सुरक्षा परिषद ने 1987 में प्रस्ताव के आधार पर सहमत हो गए। यहाँ शांत है। 1991 में ईरान कुवैत के कारण इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के द्वारा ईरान के साथ समझौता हुआ तथा ईरान को इराक पर हमला कब्जे में रखा था उसे वापस कर दिया। नामीबिया समस्या। नामीबिया की समस्या है। नामीबिया का दक्षिण अफ्रीका का क्या उपनिवेश है। रंग भेद की नीति के विरुद्ध यहाँ के राष्ट्र संघ की संरक्षण नीति, उपनिवेश व रंग भेद प्रशासन अपनी बड़ी लड़ाई के बाद राष्ट्र संघ की सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित हुई, जबकि पिछड़े अनेक वर्षों से यहाँ लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की महासभा सुरक्षा परिषद ने अनेकों बार प्रस्ताव पारित करके अफ्रीकी अनुरोध किया था कि नामीबिया को स्वशासन उत्तरदायी सरकार का प्रयास किया जाए। क्यूबा की समस्या। जून 1959 में फिलिस्तीन राष्ट्रों के क्रांति माध्यम क्यूबा को अमेरिकी समर्थन सरकार को उखाड़ फेंक दिया और प्रशासन पर कब्जा कर लिया। वहां पर अमेरिकी के राष्ट्रपति केनेडी ने सोवियत संघ की मदद से विरोध किया तथा कहा कि इन शस्त्रों के फलस्वरूप अमेरिका को खतरा है। राष्ट्रपति केनेडी ने यह मामला सुरक्षा परिषद में उठाया और महासचिव ने इस संकट का समाधान करने के लिए प्रयास किया। अंत में सोवियत संघ ने क्यूबा को सैनिक शक्ति को वापस लेने पर स्वीकृति दी। इस प्रकार संकट समाप्त हो गया। वियतनाम समस्या। 1954 में जनेवा समझौते के माध्यम वियतनाम में 2 टुकड़े कर दिए। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और दक्षिणी वियतनाम में गैर साम्यवादी की स्थापना हुई। दोनों देशों में युद्ध शुरू होगा। अमेरिका दक्षिणी वियतनाम की सहायता कर रहा था। 7 अप्रैल 1900 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर हमला कर दिया। इस संकट से समाधान हेतु सुरक्षा परिषद ने 3 प्रस्ताव पास किए। उनमें निम्नलिखित योजनाएं बनाई। वार्ता को सभी युद्धरत देश भाग लें। उत्तरी वियतनाम पर बम वर्षा बंद की जाए। दक्षिणी वियतनाम में भी आक्रामक कार्रवाई बंद कर दी जाए। इस योजना का स्वीकार नहीं किया गया और 1968 में उत्तरी वियतनाम और अमेरिका प्रतिनिधियों ने पेरिस में बातचीत हुई। उनका भी कोई ठोस फल नहीं निकला। अंत में जब श्री निल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो इस पद को संभाला तो उन्होंने अपने प्रयासों से समाधान निकाला। इस समस्या का समाधान हो गया। हंगरी का प्रश्न। दूसरे महायुद्ध के बाद हंगरी में साम्यवादी विचारधारा को अपनाया गया। हंगरी की सहमति से 1946 में वहां पर सोवियत संघ की सेनाएं रहने लगी। सोवियत संघ के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई। इस विरोध का नतीजा यह निकला कि नेतृत्व में संयुक्त सरकार की स्थापना हुई, लेकिन उसी समय जॉन कार्टर ने भी इस समांतर सरकार का गठन कर दिया। जॉन कार्टर सोवियत संघ के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए सोवियत संघ से मदद की अपील की। 4 नवंबर 1956 को सोवियत संघ की सेनाएं हंगरी में पहुंच गई और हंगरी में संयुक्त राष्ट्र संघ के सोवियत संघ के हस्तक्षेप के विरोध किया। अमेरिका ने सोवियत संघ के हस्तक्षेप का विरोध किया तथा सुरक्षा परिषद के आग्रह किया कि वह सोवियत संघ की सेनाएं हंगरी से वापस बुलाने के लिए कहे। सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद की नहीं सुनी। फलस्वरूप महासभा के अधिवेशन बुलाया और संघ को महासचिव के प्रस्तावों की भी अपेक्षा की। महाशक्तियों के हस्तक्षेप से संघ की विशेष सफलता प्राप्त न हो सकी। इसमें संघ का दोष नहीं, संघ की सफलता संघ के सदस्यों पर निर्भर करती है। कोरफू चैनल विवाद। अल्बानिया ने अपने प्रादेशिक समुद्र कोरफू टापू में एक सुरंग बनाई, जिस सुरंग के कारण
1946 में ब्रिटेन के 2 युद्धपोतों को हानि हुई। 10 जनवरी 1947 को ब्रिटेन ने मामला सुरक्षा परिषद में दिया कि इससे उसके 2 युद्धपोत क्षतिग्रस्त हुए, इसलिए अल्बानिया को क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। इस प्रस्ताव के विरुद्ध के अल्बानिया ने कहा कि ब्रिटेन के समुद्री जहाज ने उसकी सर्वोच्च सत्ता का उल्लंघन किया है और उन्होंने यह विवाद क्षतिपूर्ति देने से क्या है इसको ठुकरा दिया। सुरक्षा परिषद का विवाद काफ़ी चर्चा हुई। 13 अप्रैल 1947 को सुरक्षा परिषद के सुझाव पर यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मामला का गहराई से क्या है विश्लेषण के अल्बानिया को $14 लाख हर्जाना देने के लिए सहमत कर लिया। इस समस्या का समाधान द्वारा शांतिपूर्ण अच्छे ढंग से किया, यह संघ की विशेष उपलब्धि थी। अगला है यूनान विवाद। दूसरे महायुद्ध के बाद यूनान में समयावधि प्रभाव में वृद्धि हुई। यूनान ने ब्रिटेन की सहायता की मांग की तथा ब्रिटेन ने अपने सैन्य बल भेजकर 21 जनवरी 1946 को सोवियत संघ का परिषद का मामला उठाया। ब्रिटिश ने प्रतिनिधि इस आरोप से उत्तर स्पष्ट करते हुए कहा कि ब्रिटेन ने अपना सैन्य बल यूनान की प्रार्थना पर भेजा तथा यह उसका घरेलू मामला नहीं है। यह सैन्य बल तक यूनान में रहेगा जब तक यूनान अल्बानिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया का छापेमारों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने से क्या है सहमत न हो जाए। कुछ समय बाद यूनान ने सुरक्षा परिषद के मामला उठाया कि यूनान में साम्यवाद के प्रभुत्व को स्वामित्व करने के लिए सोवियत संघ, बुल्गारिया और अल्बानिया तथा यूगोस्लाविया के छापामारों को क्या है सहायता की जाए। नेक्स्ट है सीरिया और लेबनान की समस्या। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश फ्रांसीसी सेनाएं सीरिया और लेबनान में नहीं हटी। 4 फरवरी 1946 को सीरिया और लेबनान में सुरक्षा परिषद को यह विश्वास दिया कि दोनों ही अपनी सेनाएं हटाने के लिए तुरंत कहा। सुरक्षा परिषद ने समस्या पर तुरंत विचार किया। विनिषेधाधिकार के कारण सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नहीं कर पाई और सुरक्षा परिषद में वाद विवाद को प्रभावित होकर ब्रिटेन और फ्रांस ने घोषणा की कि वे शीघ्र ही सेनाएं सीरिया तथा लेबनान हटा लेंगे, तब बाद में सेनाएं हट गई। अल्जीरिया की समस्या। अल्जीरिया उत्तरी कोरिया का प्रांत महायुद्ध के विरुद्ध राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी 1954 में अल्जीरिया की फ्रांसीसी साम्राज्य के खिलाफ छोड़ दिया। इस फ्रांसीसी क्रूरता के आंदोलन के दबाव का प्रयास किया। फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा अधिवेशन बुलाया गया। इसमें निर्णय लिया कि अफ्रीका एक प्रस्ताव रखा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता में जनमत संग्रह कराकर अल्जीरिया के प्रश्न पर समाधान कर लिया गया। जुलाई 1962 में जनमत संग्रह हुआ और 114 वर्षों के पराजित रहने के बाद 3 जुलाई 1962 में इसे स्वतंत्रता मिली। दक्षिणी रोडेशिया की समस्या। दक्षिणी रोडेशिया में जातिवाद का खड़ा बना होता है। वहाँ पर अल्पसंख्यक गोरे और बहुसंख्यक अफ्रीकी निवासियों का शासन कर रहे थे। उनके दुर्व्यवहार धर्म के असहनीय अत्याचार हो रहे थे। 19वीं शताब्दी में दक्षिणी रोडेशिया ब्रिटिश उपनिवेश का एक अंग था, लेकिन दक्षिणी राष्ट्रवादी दक्षिणी रोडेशिया ने बहुमत का शासन स्थापित करने के लिए दबाव डाल रहे थे और नवंबर 1965 में याद स्मिथ की अल्पसंख्यक गौरी सरकार ने एक पक्षीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस देश की बहुसंख्यक जनता अल्पसंख्यक गौरी सरकार के अत्याचारों को सहन नहीं करी, लेकिन पड़ोस के अफ्रीकी देशों ने हमदर्दी की और रोडेशिया को साथियों का साथ दिया। अफगानिस्तान की समस्या। 27 दिसंबर 1979 को सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के सैनिक हस्तक्षेप करके बराक कमाल को गद्दी पर बैठा दिया। पहली बार सोवियत संघ ने साम्यवादी घेरे से बाहर एक गुटनिरपेक्ष देश पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके उसकी अखंडता और स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया। इस कारण दक्षिणी एशिया में अन्य सभी देशों को भी खतरा पैदा हो गया। सोवियत संघ की इस कार्रवाई से शक्ति संतुलन को विशेष ठेस पहुंची। इसकी महाशक्तियों के बीच एक नया दौर शुरू हुआ और अफगानिस्तान में सोवियत संघ के सैनिकों को हराने की मांग लगातार बढ़ती रही। अगला है ईरान कुवैत विवाद। 1991 में ईरान ने कुवैत पर अधिकार कर लिया और 12 अगस्त 1990 को इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने आदेश दिया कि इराकी सेना द्वारा कुवैत पर अधिकार जमा लेना था। इराक कुवैत को अपने देश का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। इसी के साथ सद्दाम हुसैन ने इस घोषणा कर दी कि जब एक इजराइल पर कब्जे का समाप्त नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन कुवैत पर हमला फिलिस्तीन समस्या की रट लगाने जाने का सोवियत संघ के ताल
संक्षेप में, सुरक्षा परिषद के यही प्रयास से कुवैत पर हो रहे इराकी कब्जे समाप्त नहीं किया, बल्कि उसे संघ की विश्व संस्था के रूप में काम कर रहे साम्यवादी को अधिक वृद्धि हुई। 46 वर्षों के काल में संघ का यह पहला अवसर था जब सुरक्षा परिषद के माध्यम से सैनिक कार्रवाई की और इराक के इरादों से पूरी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरियां या विफलताओं के कारण। संयुक्त राष्ट्र संघ की अनेक विफलताओं के कारण हैं। इसके निम्नलिखित हैं। बड़ी शक्तियों का प्रभुत्व। संयुक्त राष्ट्र संघ पर अनेक शक्तियों का, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि का प्रभुत्व है, और छोटी शक्तियां, छोटे देशों को क्या है, इसे हमेशा ही अवहेलना की गई है। यह भी इसकी कमजोरी रही है। शक्ति गुटों का प्रभाव। इस पर क्या है, एक अमेरिका गुट और दूसरा सोवियत संघ गुट, दोनों शक्ति गुटों का प्रभाव रहा है, और यह संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों को लंबे समय तक शक्ति गुटों का शिकार होना पड़ा है। निषेधाधिकार का प्रयोग। इस में संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी देश को शक्तिशाली देश बनाने सदस्यता ग्रहण करने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के विषय पर निषेधाधिकार कुछ शक्तियों को, 5 देशों का है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों को ही ये, और चीन को ही है। ये अपनी शक्ति के बल पर क्या कर देते हैं, किसी भी प्रस्ताव को गिरा देते हैं। इससे अभिप्राय है कि ये पूर्ण रूप से संप्रभु देशों की अवहेलना है। घरेलू क्षेत्राधिकार का मामला। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है, कोई भी युद्ध क्षेत्राधिकार को क्या है, संविधान में अंकित नहीं कर सकते। किसी भी क्षेत्र में जब युद्ध की गतिविधियां होती है जिससे शांति और व्यवस्था को खतरा होता है, तो वो देश इसे अपना घरेलू क्षेत्राधिकार बना देता है। जिस पर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति को लागू किया। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर हस्तक्षेप किया तो उस देश ने क्या है, दक्षिण अफ्रीका ने इसे अपना घरेलू मामला बता दिया। इस प्रकार से ये इसकी कमजोरी है। दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद शासन। दक्षिण अफ्रीका में क्या है, रंग भेद शासन लंबे समय तक चलता रहा। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये मानव अधिकारों के विरुद्ध एक षड्यंत्र था, मानवता पर कलंक था। महात्मा गांधी तथा भारत के नेताओं ने इसका बार बार महासभा और सुरक्षा परिषद में आवाज़ उठाई, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उस दक्षिण अफ्रीका के क्या है, प्रस्ताव पास किया गया और उसके आर्थिक, सामाजिक अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। फिर भी अमेरिका जैसे और ब्रिटेन जैसे देशों के शक्ति या वीटो निषेध अधिकार के कारण वह सफल नहीं हो सका। आखिर में उसकी सदस्यता को हटाने की मांग की, लेकिन सदस्य राष्ट्रों की वीटो के कारण वो उसे ऐसा नहीं करने दिया, और अंत में वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया कि वे अब वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करेंगे और क्या है, नस्ल भेद को समाप्त कर देंगे। दक्षिणी युद्ध की तैयारी को रोकने में असफल। क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ युद्धों की तैयारी को रोकने में असफल रहा है। समय समय पर अनेक शक्ति गुट होते हैं और वे अपने अपने क्षेत्र में अनेक देशों के युद्ध की तैयारी को रोकने में नाकाम रहा है। सभी देश अपने अपने देशों को क्या करते हैं, युद्ध के तैयारी करने से नहीं रोक सकते। अपने अपने जैसे नेटो, सीटो, सेंटो अधिकार क्षेत्रों में वे क्या करते हैं, अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। पक्षपातपूर्ण निर्णय। कई बार देश अपने स्वामी भक्त देशों को या कमज़ोर देशों को अपने पक्ष में करने के लिए पक्षपातपूर्ण निर्णय लेते हैं। जिस प्रकार कश्मीर समस्या पर क्या है, पाकिस्तान के भारत पर बार बार आक्रमण करने पर भी निषेधाधिकार के कारण क्या उसको आक्रामक देश नहीं माना गया, जबकि ईरान का इराक पर आक्रमण क्या अवैध माना गया। निजी सेना की कमी। सुरक्षा परिषद अपनी कोई निजी सेना नहीं है, यह सदस्य देशों की सेना पर निर्भर करता है। यही कारण है कि समय आने पर सदस्य देश तो की सेना इसके सदस्य देशों के ऊपर मुंह देखना पड़ता है और सदस्य देश अपनी सेना भेजने से इनकार कर देते हैं,
जो इसकी सबसे बड़ी कमी है। राज्यों की दोहरी नीति, जो राज्य हैं इसके वास्तव में दिखावे के लिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आस्था और नीतियों में विश्वास करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे क्या अपने स्वार्थ के लिए इन नीतियों पर विश्वास नहीं करते और अपने स्वार्थ के लिए क्या है इनकी अवहेलना करते रहते हैं, दोहरी नीति अपना रहते हैं और अलग अलग शक्ति गुटों में अपने आप को बटा हुआ पाते हैं। धन की कमी, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास धन का भी अभाव है। क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के अनुदान पर ही चलता है। जब भी कभी धन की आवश्यकता पड़ती है तो सदस्य देश इसको अपना धन देने से इनकार कर देते हैं। अमेरिका 30% क्या है इसको आर्थिक मदद करता है, लेकिन साथ में वह चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसके उद्देश्यों में को भी पालन करे, लेकिन जब अमेरिका को यह नहीं लगता कि वह इसके उद्देश्यों को सही पालन नहीं कर रहा तो वह इसको धन देने से इनकार कर देता है और धन की कमी में यह उचित रूप से कार्रवाई नहीं कर सकता। गुप्त साम्राज्यवाद, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस कहने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ साम्राज्यवाद के विरुद्ध है, लेकिन अंदर ही अंदर ये क्या है शक्तियाँ अपने साम्राज्यवाद को बढ़ावा देती है। यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों पर इस प्रकार की साम्राज्यवाद को ये शक्तियाँ आंतरिक आधार पर बढ़ावा दे रही हैं। सैनिक कार्रवाई में कठिनाई, संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई सेना नहीं है और न ही कोई ऐसा प्रावधान है जिसके आधार पर ये संयुक्त राष्ट्र के आक्रमण का देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई कर सके। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र सैनिक कार्रवाई की बात आती है तो सदस्य देश अपनी सेना भेजने से मना कर देते हैं। प्रादेशिक सैनिक संधियाँ, कुछ देश अनेक प्रादेशिक सैनिक संधियाँ से जुड़े हुए थे, सीटो, नाटो, सेंटो, इन्हें अपने अपने क्षेत्र में संधियाँ कर देती है। वास्तव में अनेक शक्तियाँ दूसरे देशों की शक्तियों से क्या है बंधी होती हैं। अगर इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था पर इतना ही विश्वास है तो ये अन्य शक्तियों से कैसे भिन्न हो सकते हैं। आक्रमण शब्द की सर्वसम्मत परिभाषा नहीं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में आक्रमण शब्द की कोई ठीक परिभाषा नहीं है, यानी कौन सा आक्रमण सही माना जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की नज़र में या उसके चार्टर में यह नहीं लिखा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वसम्मत परिभाषा यह नहीं की गई है कि कौन सी शक्ति का आक्रमण माना जाए। जब किसी पर संप्रभुता पर आक्रमण होता है तो उस आक्रमण को अपना आंतरिक मामला मानना जाए या बाहरी आक्रमण माना जाए, इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है। चार्टर में संशोधन की कठिनाई, जब संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन करना यह बहुत कठिन है। यह सुरक्षा परिषद के 2/3 सदस्यों और प्लस में सुरक्षा महासभा के 2/3 बहुमत और संयुक्त सुरक्षा परिषद के 9 स्थायी सदस्यों और स्थायी सदस्यों के सहमति से ही होता है, जो क्या निषेधाधिकार के पक्ष में ये क्या है कई बार संशोधन कठिन हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना, राष्ट्र संघ की अवहेलना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की नीतियों की अवहेलना की है। अगर उसके सिद्धांतों को संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों में जोड़ा जाता तो ये और भी सफल हो जाता। एशिया तथा अफ्रीका को कम प्रतिनिधित्व, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य में एशिया और अफ्रीका को क्या कम प्रतिनिधित्व क्या है, ज़्यादातर यूरोपीय देशों का इस पर ज़्यादातर होल्ड है। इसमें लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के देश को कम प्रतिनिधित्व मिला है। यही कारण है कि यह है यूरोपीय शक्तियों के हाथ में चला गया है। नेक्स्ट है महासभा का अलोकतांत्रिक संगठन। महासभा में क्या है, वैसे तो संप्रभु देशों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन फिर भी इसमें अलोकतांत्रिक क्यों है, क्योंकि इसमें प्रत्येक देश अपने सदस्य राज्य भेज सकता है और छोटा देश भी इसमें एक ही वोट माना जाता है और बड़े देश का भी एक ही वोट जाता है, जो लोकतंत्र के विरुद्ध है। जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका का भी एक ही वोट है और चीन और भारत जैसे बड़े देश का भी एक ही वोट है, जो क्या है स्वतंत्रता के आधार पर सही नहीं है। साधारण तथा असाधारण विजय, इसमें साधारण और असाधारण विजय का कोई भी क्या प्रावधान नहीं है। कौन सी विजय को साधारण माना जाए और कौन सी विजय को
असाधारण। सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति पर राजनीतिक दबाव। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय होता है प्रशासनिक क्या है इसका केंद्र है और सारी संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक कार्यवाही सचिवालय करता है। सचिवालय में प्रत्येक सदस्य राज्य के कर्मचारी नियुक्त होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से यूरोप के देशों को ही क्या है अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका आदि देशों से अवहेलना की जाती है। इसलिए क्या है ये खुल कर कार्य नहीं कर सकता और उसमें बाधा बन जाता है। सार्वभौमिकता के अभाव। सार्वभौमिकता का अभाव है, यानी सदस्यों को सार्वभौमिकता के आधार पर समान समझा जाता है, लेकिन फिर भी इसमें अफ्रीका यानी अमेरिका और यूरोप के देशों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, लैटिन अमेरिका को कम महत्व दिया गया है और छोटे राज्यों और बड़े राज्यों को क्या है एक वोट का समान माना जाता है। बांग्लादेश और क्या है श्रीलंका का एक वोट है, वही अमेरिका और भारत और चीन का भी एक वोट है। ये सार्वभौमिकता पर क्या है संयुक्त राष्ट्र में विश्वास की कमी। कुछ देश संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास नहीं करते। ऊपर से तो संयुक्त राष्ट्र संघ की नीति और उद्देश्यों में विश्वास करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उन्होंने अपने अपने गठबंधन बना लिए हैं, जिससे उनकी शक्ति और आस्था में विश्वास की कमी है। अन्य दोष। संयुक्त राष्ट्र संघ में अनेक प्रकार के दोष है। गुटबाजी का शिकार है, धन की कमी है, आक्रामककारी देश के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं कर सकता, सेना की कम, ये अनेक प्रकार के दोषों के कारण वह सही काम नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र के शक्तिशाली बनाने के सुझाव। हम संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने में अनेक सुझाव दे सकते हैं, यानी इसको महाशक्तियों का निषेधाधिकार पर रोक लगाई जाए, वीटो का प्रयोग बंद कर दिया जाए और महासभा, सुरक्षा परिषद तथा अन्य अंगों के प्रचार प्रसार में रूम में काम न लिया जाए। महासभा के क्षेत्राधिकार अल्पकालीन हों, जिससे सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अथवा विदेश मंत्री भी शामिल हो। चार्टर में व्यवस्था करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए। संघ की आय का कोई स्वतंत्र साधन होना चाहिए। संघ की अलग तथा स्थायी सेना की स्थापना की जाए। सदस्य राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करना चाहिए। जो विषय घरेलू क्षेत्राधिकार में उनका संहिताकरण किया जाए। अन्य विवादों का शांति और सुरक्षा के लिए बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई की जाए। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आसान बनाई जाए। नवीन सदस्यों के प्रवेश के लिए सुरक्षा परिषद में सिफारिश को ही समाप्त कर देना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमें अनेक विवादों से मुक्ति दिलाई है। अनेक विफलताओं तथा कमजोरियों के बावजूद भी यह संस्था पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, इसलिए एकमात्र आशा की किरण है एवं ज्योति है। इसमें संदेह नहीं है कि इसने राजनीतिक क्षेत्र में विश्व पर इस एक विफलता को मुँह देखना पड़ता है, लेकिन इसने अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अनेक विषयों को सफलता प्राप्त की है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और 200 से अधिक युद्धों को टालकर इसने तीसरे वर्ल्ड वॉर को रोकने में सफलता कायम की है। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।